Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Nafi Academy, and this is Cambridge International O-Level Biology course. We successfully completed our chapter number 1, and today, now in this lecture, we going to study our chapter number 2, which is diffusion and osmosis, and myself is Mona Salim. So moving forward, diffusion क्या मतलब है इस वर्ड का कि diffusion is the net movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration down the concentration gradient. डिफ्यूज़ का मतलब होता है कि एक जगह से किसी और जगह जाके फैल जाना. डिफ्यूजन हम इस तरह से इसको डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ एक जगह बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, फिर वो आहिस्ता 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 फैलती जाएगी उन जगह पर जहाँ पर वो कम है, फिर वो डिफ्यूज़ हो जाएगी. जहाँ पे वो ज़्यादा है वहाँ से लेकर वहाँ तक जाएगी जहाँ पर वो कम है. सो यहाँ पे लिखा है कि it is the movement of molecules from a region of higher concentration, जहाँ पे वो हाई में मौजूद है, ज़्यादा तादाद में मौजूद है, वहाँ से लेकर to a region of lower concentration down the concentration gradient. अब concentration gradient क्या होता है? ये जो एक डिफरेंस आ रहा होता है हाई से लो की तरफ जाने का, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कि ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. जैसे कि अगर हम ये स्लोप बना दें तो ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये एक हायर कंसंट्रेशन में होगी और ये जो है ये लोअर कंसंट्रेशन में होगी. तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो एक डिफरेंस होता है, इसे हम कहते हैं कि दिस इज़ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब इसकी यहाँ पे लिखा है कि मॉलिक्यूल्स टेंड टू मूव फ्रॉम अ प्लेसेस ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ प्लेसेस ऑफ low concentration just by moving randomly. For example, there is more oxygen in the lung than there is oxygen in the blood. अब क्या होगा कि ऑक्सीजन लंग्स में हमारी ज़्यादा मौजूद है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन इन द ब्लड. अब जैसे कि हमने पढ़ा डिफ्यूज़न की डेफिनेशन से कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूजन. सो ऑक्सीजन लंग्स में ज़्यादा है, अब ये डिफ्यूज़ करती जाएगी ब्लड की तरफ और ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी. सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल टेंड टू मूव इनटू द ब्लड. वाई? बिकॉज लंग्स में ज़्यादा थी, फिर ये डिफ्यूज़ होती हुई ब्लड की तरफ गई एंड दिस इज़ नोन एज डिफ्यूजन. एंड सिमिलरली देयर इज़ मोर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड देन इन द लंग. सो अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा है, लंग्स में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के लंग्स की तरफ मूव करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अब हम डिफ्यूजन देखते हैं कि डेली लाइफ में क्या होती है. अब यहाँ से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डिफ्यूजन. अब हम ये देखते हैं कि फूड कलर. अब हम एक ड्रॉप ऑफ फूड कलर लेते हैं और उसे हम एक ग्लास ऑफ वाटर में डालते हैं. अब इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि आप एक इंक का ड्रॉप डालें एक वाटर के ग्लास में. अब वो अब क्या होगा, वो आप देखेंगे कि प्योर वाटर का कलर
अगर आप इंक का ड्रॉप डालेंगे तो वो पूरा आहिस्ता आहिस्ता वो वाटर ही 1 ड्रॉप से वो पूरा ब्लू हो जाएगा. तो डैट मीन्स डैट इंक of drop diffuse into the water. So this is also known as diffusion. So here is a drop of food coloring in a glass of watercolor. The water through diffusion. So the dye molecules slowly spread evenly through the liquid, creating one particular shade. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ परफ्यूम. परफ्यूम में क्या होता है, अगर हम परफ्यूम की बॉटल का ढक्कन खोलते हैं और उसे एक स्प्रे करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में उसकी स्मेल हो जाती है. वाई? डैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. अब एक परफ्यूम की बॉटल में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है. अगर हम सिर्फ उसका कैप ही खोलते हैं विदाउट स्प्रे तो हमें हमारी नोज़ की तरफ उसकी स्मेल आती है. वाई? बिकॉज वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं. एक परफ्यूम की बॉटल में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं. जैसे ही हम कैप उठाते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन. डैट इज़ अवर नोज और द होल फ्रेगनेंस इज डिफ्यूज इनटू द रूम. So similarly when perfume, air freshener या cigarette or smoke or just about any other strongly scented substance is produced in one part of a room, it spreads to the rest through diffusion. यही smell जो आपको पूरे रूम में पैदा होती दिखती है, that is also because of diffusion. That is the net movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं टी, या इसको हम टी बैग ले लें या टी ले लें. जैसे ही हम इसको हॉट वाटर में डालते हैं टी मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाते हैं वाटर में और वहाँ पे हमारे पास एक नेचुरल कलर प्रोड्यूस होता है ड्यू टू डिफ्यूजन. देन अगर हम सोडा की एग्जांपल लें, जिस तरह हमारे पास पेप्सी की बॉटल्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, 7 अप होगी, मिरिंडा होगी, हम ये कहते हैं कि इनके कैप को टाइटली बंद करके रखें ताकि इनकी गैस ना निकले. ये हम वर्ड कॉमनली यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में. वाई? बिकॉज अगर हम ढक्कन खोल के रखेंगे, बॉटल का कैप हम खोल के रखेंगे, जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं और आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक जो होती है वो फ्लैट हो जाती है. वो उसमें सोडा नहीं रहता, उसमें गैस नहीं रहती, वो एक ड्रिंक बन जाता है, वो एक आम वाटर बन जाता है, वो एक मीठा पानी बन जाता है क्योंकि उसके गैस मॉलिक्यूल्स एयर में स्प्रेड हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. Soda go flat through diffusion. Air has a lower concentration of that bubbly carbon dioxide than the drink does. So the carbon dioxide molecules depart the beverage and spread into the air because of diffusion. वहाँ पे ज़्यादा molecules present थे इसलिए वो निकल के एयर में स्प्रेड हो गए क्योंकि डिफ्यूजन यही है कि जहाँ पे ज़्यादा मौजूद है वहाँ से निकल के वो लोअर कंसनट्रेशन में मूव करें. नाउ डिफ्यूजन इन द ह्यूमन बॉडी. अब जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं नॉर्मली तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन यहाँ पर भी डिफ्यूजन हो रही है. सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड थैंक डिफ्यूजन बिकॉज ऑक्सीजन ओनली गेट्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम when the oxygen molecules you breathe in diffuse into deoxygenated blood. Breathing in and out is a mechanical action, not diffusion, but the oxygen actually enters your bloodstream is through the process of diffusion. जो हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन वो हमारे अंदर जाती है, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर फैलती है. जहाँ जहाँ ऑक्सीजन कम होती है वहाँ से वहाँ वो ऑक्सीजन चली जाती है. कैसे मूव करती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर वो ज़्यादा
तादाद में होती है, वहाँ से वो डिफ्यूज़ करती करती उन एरियाज़ में जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है. सो ऑक्सीजन मूव्स इनटू द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. Then we have calcium. Calcium is not just for bones. It is a vital for all sorts of physical functions, including sending nerve signal and making muscles move. When there is not enough calcium in your bloodstream, your thyroid gland secretes a chemical causing your bones to release calcium, which then diffuse into your blood and solves the problem. So calcium की movement भी जहाँ पर कमी होती है वहाँ जाती है by the process of diffusion. Then diffusion plays other roles in kidneys also. Kidneys are made up of nephrons. Nephrons से मिलकर बनती है kidneys, जो कि एक structural and functional unit है kidneys का. And they are the microscopic tubules which filter toxic substances from the blood. Nephron first separate waste chemicals and toxic chemicals from the blood and then reabsorb water and nutrients in the blood through diffusion. Hence, diffusion plays a significant role in the filtration of blood. Basically, किडनीज़ में हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं. नेफ्रॉन्स का काम ही यही होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकालना और रीअब्जॉर्ब करना वाटर और न्यूट्रिएंट्स को. और ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की इन द ब्लड में, ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही हो रही है. मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. यही है डिफ्यूजन. इसीलिए जब नेफ्रॉन्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकालती है, इसी के ज़रिए वो अगेन रीअब्जॉर्ब करती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत होती है. तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस की मूवमेंट होती है. And this is because of diffusion, and hence diffusion plays a significant role in the filtration of the blood. Now there are some other examples, which is when shaking salt into water, the salt dissolves and ions move until they are evenly distributed. After lighting a cigarette, the smoke spreads to all parts of the room by diffusion. Water diffuses into cooking noodles. जब हम नूडल्स बना रहे होते हैं तो नूडल्स फूल जाते हैं कि वो बिग साइज़ में बिग हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वाटर उनमें डिफ्यूज़ हो जाता है. वहाँ पे वाटर की ज़रूरत होती है. वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से निकल के लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, नूडल्स में जाता है, जिसकी वजह से वो उनको बिग और सॉफ्ट बना देता है. देन अगर हम हीलियम बैलून्स को देखें, हीलियम बैलून्स में हमारे पास गैस होती है अंदर, और वो अगर हम एक बैलून को 3 से 4 घंटे बाद देखें तो उसकी गैस निकलती जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो मोस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, ग्रेटर क्वांटिटी में गैस मौजूद है बैलून के अंदर. उसके मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ करेंगे एयर में, क्योंकि एयर में वो गैस कम है. देन वो आहिस्ता 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 निकल के डिफ्यूज़ होते हुए जाएंगे फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द एयर, जहाँ पे वो लो कंसंट्रेशन में है. इसीलिए गैस बैलून से गैस निकल जाती है. A helium balloon deflates a little bit every day as helium diffuses through the balloon into the air. Helium gas balloon से निकल के air में चली जाती है. So this is the movement of molecules from higher concentration to lower concentration. Then if you place a sugar cube in water, the sugar will dissolve and evenly sweeten the water without having to stir it. जैसे ही शुगर की क्यूब डालेंगे पानी में, वो डिफ्यूज़ हो जाएगी पूरे वाटर में. हमें उसको स्टेर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज़ हो जाएंगे पूरे वाटर में और वो वाटर मीठा हो जाएगा. दिस इज़ ऑल्सो ऑफ डिफ्यूजन. नाउ हम एक वीडियो देखते हैं, यहाँ पर भी डिफ्यूजन की आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी. If we are given this image and asked what exactly this is, I'm sure your answer will be a cell.
Now to study this, we need to study every component present within. And not only within, we even need to study the covering, that is this part, in detail. Now can you tell me what exactly is this named as? That's right, it's called the cell membrane or the plasma membrane. In our previous video, we have learned that the cell membrane is selectively permeable in nature. That is, it only allows specific materials to enter and leave the cell. Any guesses what is the plasma membrane made up of? The plasma membrane is made up of lipids and proteins and also has some carbohydrate chains. अच्छा, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है विच इज़ आल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन. हमने ये देखा था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ पार्शली परमिएबल. That means it allows certain substances to enter or leave the cell. अगर यहाँ पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो कि एक हायर कंसंट्रेशन में अवेलेबल होंगे और सेल के अंदर उनकी ज़रूरत होगी और वो सेल के अंदर एक लो कंसंट्रेशन में अवेलेबल होंगे और हमारी सेल मेम्ब्रेन उसको फ्रीली अलाउ करेगी अंदर आने के लिए, तो वो जो प्रोसेस होगा मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर आने का वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा. बिकॉज बाहर अगर वो हायर कंसंट्रेशन में है और अंदर लोअर कंसंट्रेशन में है तो डैट मीन्स दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन if cell membrane is freely allows those substances. So this all occurs by diffusion. So again हम अब आगे देखते हैं वीडियो को. The plasma membrane is made up of lipids and proteins and also has some carbohydrate chains. There are two things that freely move in and out of the cell. Those include gases and water. Do you think these molecules need energy for traveling across the membrane? Let's take a simple example to understand what exactly happens in this case. We know what happens when a drop of ink is added to a glass of water. The single dark-colored ink drop spreads when added to water and the intense blue color fades slightly. If we see at the molecular level, then the ink molecules, which are compactly packed in the single drop, get a chance of dispersing in a larger area when added to the water. This is nothing but the process of diffusion. And we know that this dispersal process does not require energy. The molecules just try to move freely in the space available, and as a result, diffusion occurs. The same story is seen when gas or water molecules travel across the membrane. Take carbon dioxide for example. When cells undergo cellular respiration, a lot of carbon dioxide accumulates in the cell. On the other hand, there is very little carbon dioxide present outside the cells. Hence, the carbon dioxide molecules move outside the cells. Now, there is very little oxygen left after respiration in the cells. So the oxygen from outside the cells moves in through the plasma membrane to make up for the lost oxygen. That means carbon dioxide moves out and oxygen moves in. Both the gases move from their area of higher concentration to an area of lower concentration. And this diffusion process does not require energy. Diffusion is one of the processes by which transportation of several substances is carried out across the cell membrane. But it's not the only one process on which the cell relies. So I hope you understand the concept of diffusion. यहाँ पर भी यही बताया गया जो कि मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में आपको डिस्कस किया कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. यहाँ ये वीडियो में भी क्लियरली बताया गया. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन. अब हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है. द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन दैट रिजल्ट्स इन डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन ग्रेडियंट, और हम इसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं.
वही बात है कि जहाँ ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स एक हायर जगह में मौजूद हैं, फिर ये जो लोअर जगह पर जा रहे हैं, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना हायर से लोअर की तरफ जाने का, दिस इज़ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड हियर इज़ एन अदर वीडियो, लेट्स हैव अ लुक। In the first video where we introduced the idea of diffusion and concentration gradients, we had a container with only one type of particle in it. We had these purple particles. And in our starting scenario, we had a higher concentration of the purple particles on the left-hand side than we had on the right-hand side. And so if we looked at its concentration gradient, so the concentration gradient went from high concentration on the left to low concentration on the right. And we saw what happened. You had a higher, since you have more of these particles here, and they're all bouncing around in different directions randomly, you have a higher probability of things moving from the left to the right than from the right to the left. You will have things move from the right to the left, but you're going to have more things. You have a higher probability of things moving from left to right. And so if you let some time pass, then they become more uniformly spread across a container. They have moved down their concentration gradient to make things more uniform. Now, what's interesting about this diagram is I've introduced a second particle, these big yellow particles, and we see that their concentration gradient is going in the other direction. So we have a low concentration. In fact, we have no on the left hand. We have none of the yellow particles on the left hand side, and we have a high concentration on the right hand side. So their concentration gradient goes from right to left. And the whole point of this video is to show that each particle moves down its unique concentration gradient, assuming that it's not blocked in some way, is going to move down its unique concentration gradient irrespective of what the other particles are going to do for the most part. And so we see the yellow particles are going to move from high concentration to low concentration. They're going to diffuse from right to left. And once again, there's no magic here. It's not like this molecule say, oh, I got 7 other of my friends here. It's getting too crowded. I see them. I'm claustrophobic. Let me move on to the left-hand side. That's not what's going on. They're just all randomly bouncing around. And when you're in the starting position, when you're exactly like this, there's no probability because of a yellow particle moving from left to right, because there aren't any yellow particles here. While there's a probability that some of these particles in a certain amount of time, some of these yellow particles could move from right to left. And so they'll keep doing that until you get to a stable configuration where now you have an equal probability of things moving from left to right and right to left. And that's going to be true for each of these particles. So the real takeaway you'll hear in a biology or a chemistry class of things moving down their concentration gradient. And you might say, and their unique concentration gradient. As you see, the yellow particles' concentration gradient goes in the other direction as the purple particles. But there's no magic to this. You just have to imagine a bunch of things just bouncing around in a bunch of different directions, and then what would just naturally happen? You would naturally have a higher probability of moving from high concentration to low concentration than from low concentration to high concentration. ओके, सो इस वीडियो में ये बताया है कि हर पार्टिकल ने यूनिकली मूव करना है अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से। जहाँ पे वो ज़्यादा हैं वो उसी एरिया से लो की तरफ जाएंगी। अब यहाँ पे ये बताया था कि पर्पल इस साइड पर ज़्यादा हैं, इसलिए ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ये जाएंगे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक, फ्रॉम हाई टू लो। लेकिन ये येलो पार्टिकल्स अब इस पॉइंट पर ज़्यादा हैं और यहाँ पर नहीं है, सो दे मूव करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स देयर लोअर कंसंट्रेशन। सो अब हम इस डायग्राम में ये देखते हैं कि फिर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये रैंडमली बाउंस करते हुए एक पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो दिस इज़ बाय डिफ्यूजन। येलो इधर आ गए, पर्पल वहाँ चले गए और एक यूनिफॉर्मली मूवमेंट के हिसाब से ये डिफ्यूज कर गए। In the first video, So next, again some other explanation of concentration gradient, which is a concentration gradient occurs when a solute is more concentrated in one area than another। अब एक solute और solvent का कॉन्सेप्ट है। solute होता है anything that is dissolved इन अ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर हो सकता है, जो जिस चीज़ में सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाए
वो सॉल्वेंट होता है, और जो डिज़ोल्विंग सब्सटेंस होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. सो अगर यहाँ पे है क्या, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अकर्स व्हेन अ सॉल्यूट इज़ मोर कंसनट्रेटेड इन वन एरिया देन अनदर. अगर वहाँ पे कोई ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है सॉल्यूट, तो वहीं से कंसनट्रेशन ग्रेडियंट स्टार्ट होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल स्टार्ट होगी फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन. और solute is more concentrated. That means concentration refers to how much of a solute there is compared to a solvent. एक अगर हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि पानी में हमने नमक डाला तो नमक डिज़ोल्व कर गया. अब पानी जो है वो सॉल्वेंट है और जो नमक है उसे हम सोलूट कहते हैं. सो लिखा हुआ है हाउ मच ऑफ अ सोलूट प्रेजेंट है एक सॉल्वेंट में, कितना है उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये कितनी कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है. सो अ कॉर्नर ऑफ अ वाटर टैंक दैट हैज़ जस्ट हैड अ सॉल्ट डम्प्ड इनटू इट, for example, would have a much higher concentration of salt than the opposite end of the tank where no salt is reached. एक कॉर्नर में हम सॉल्ट डालते हैं तो वहाँ पे उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर कॉर्नर ऑफ द टैंक जहाँ पे अभी वो सॉल्ट पहुँचा ही नहीं है. ओवर टाइम सॉल्यूट्स ऑलवेज मूव डाउन देयर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, वो मूव डाउन करते हैं फ्रॉम हाई टू लो. इस जैसे कि वो स्लोप वाली बात आई, सिमिलरली दिस इज़ द पॉइंट कि ये मूव डाउन करते हैं फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. यहाँ पे हाई है और यहाँ पर लो है. सो मूव डाउन देयर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट टू ट्राई टू प्रोड्यूस एन इक्वल concentration throughout the whole solution. So here the red line is the concentration gradient and the difference in concentration between two regions. अब ये बताया है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है. सो दिस इज़ द फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स देयर लोअर कंसनट्रेशन. ये जो रेड लाइन है दिस इज़ द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. ये पॉइंट ए है, यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे कम है. सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डाउन द ग्रेडियंट होगी from their higher concentration towards their lower concentration. So this is diffusion and this red line is the concentration gradient. The difference in concentration that results in diffusion is called concentration gradient. Now क्या चीज़ अफेक्ट करती है एक डिफ्यूजन के रेट में? सबसे पहले ये कि कंसनट्रेशन इट इज़ फास्टर, डिफ्यूजन फास्टर होगी अगर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट स्टीप होगा. अगर स्टीप होगा तो वहाँ पर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फास्टर होगी. देन द रेट इज़ इंक्रीज्ड इन हायर टेम्परेचर. जहाँ पे टेम्परेचर हायर होगा वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी. सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फास्टर होंगे, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द डिफ्यूजन. लोअर टेम्परेचर्स डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, thus डिक्रीजिंग द रेट ऑफ द डिफ्यूजन. देन हैवियर मॉलिक्यूल्स, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्लोली मूव करते हैं. देयरफॉर दे डिफ्यूज़ मोर स्लोली. और जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट डिफ्यूज़ फास्टली. And the overall rate is increased by having a large surface area over which diffusion can take place. Now we have an example. Let's study it. Our teacher at the front of the class opened a bottle of perfume. The students near the front were able to smell the perfume before the students at the back of the class. From your knowledge of diffusion, explain why this happened. अगेन वही बात है कि जो आगे बैठे होंगे उनको ज़्यादा जल्दी स्मेल आएगी एज़ कम्पेयर टू जो पीछे बैठे होंगे, बिकॉज द मोलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम आर एट हायर कंसनट्रेशन नियर द ओपन बॉटल and at the low concentration in the rest of the room.
सो इनमें एक काइनेटिक एनर्जी होती है, इनकी एक मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की. सो दे मूव फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द लो कंसनट्रेशन बाय डिफ्यूजन. सो द मॉलिक्यूल्स विल स्प्रेड आउट फ्रॉम द बॉटल. सो दे रीच द स्टूडेंट्स first at the front, then they reach at the students that sitting in the back of the class. So इसी वजह से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन, इसीलिए जो फ्रंट पे बैठे होंगे उनको ज़्यादा जल्दी स्मेल आएगी. Then second is urea is the waste product from the breakdown of proteins. It is a small molecule which is formed inside cells and transported in the bloodstream to the kidneys for excretion. Suggest how urea passes from the cells to the blood. What must be true about the cell surface membrane in relation to urea? Again, कैसे पहुँचेंगे यूरिया सेल से ब्लड में? Again, this is by diffusion. So urea passes from the cells to the blood by diffusion, and the cell surface membrane must be permeable to urea. So ये बात है जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन की ट्रू है in relation to urea, that the cell surface membrane must be permeable to urea, so the urea passes from the cells to the blood by diffusion. Now you clearly understand the concept of the diffusion, that is the movement of molecules from higher concentration towards the lower concentration. So that's all about diffusion. Thank you. Jazakallah.